अभी उसके पीरियड शुरू हुए 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस बच्ची की शादी मुझसे कर दी। जब मैं शादी की रात इसके करीब गया और इसके होंठों पर उंगली फेरी तो एकदम तैयार हो गई और मेरे साथ लगातार। मेरा नाम अवैस है, मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ पूरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवाई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मदीहा की उम्र बहुत ही कम थी। मेरे घर वालों ने इस लड़की की उम्र तक ना देखी, इतनी कम उम्र लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। मदीहा जो कि मेरी भाभी की ही बहन थी, तो मेरी भाभी की बहन मदीहा से मेरी शादी कर दी गई। अब इस वक्त कमरे में मदीहा दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैं सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। मैं इसके करीब जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इसको देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे जज्बात पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर इसके नर्म मुलायम गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की तो मेरी उंगलियां इसके होंठों पर लगते ही इसके होंठ कांपने लगे थे। तो इसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, हाथ नीचे करो अपना। तो मैंने भी झटके से बोला, क्यों करूं मैं अपना हाथ पीछे, अब बीवी बन चुकी हो मेरी, और वैसे भी शौक था तुम्हें मुझसे शादी करने का। और स्टेज पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चला कि शादी के बाद शोहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। आज तो मैं तुम्हारी चीखें निकलवा के रख दूंगा। होश तुम्हारे जब उड़ेंगे, जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा था कि ये मेरी बातें सुनकर वो बहुत घबरा गई थी और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती, मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना। ये कहकर वो बेड पर खड़ी हो गई और बहुत घबरा रही थी। मैं भी इसके साथ खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया, मिस मदीहा, इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना, तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी की रात क्या क्या होता है। तो मदीहा कहने लगी कि मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची ना समझना, मुझे भी पता है कि शादी की रात क्या होता है। शादी की रात शोहर क्या क्या करता है, ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने इससे पूछा, शोहर क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस कदर वो भोरी थी, मुझे नहीं लगता था कि इसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता हो। कहने लगी कि शादी की रात को शोहर अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने कहा, इसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी कि फिर शोहर एक लंबा लेक्चर सुनाता है कि इसके अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, इनकी खिदमतें करना और इनका हर हुक्म मानना वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, तुम्हें तो सब पता है। कम उम्री में ही तुम बहुत समझदार हो। समझदार तो मैं हूं ही, और मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। ये सुनकर तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और हैरान भरी नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। मैंने फिर सर झटका और कहने लगा, अच्छा चलो, ये तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? तो वो कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने ड्रामों में देखा हुआ है। इसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता इसको घूर रहा था। फिर मैं इसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और इसे कहने लगा कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। और मेरा हाथ अपने पूरे वजूद पर महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वो मेरी बातें सुन के हिचकिचाने लगी थी। फिर मैंने इसे कहा कि तुम कपड़े तब्दील तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने इसके गाल पर छोटी सी चुटकी काट कर कहा था। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने इसे अलमारी से एक नाइटी उठा कर दी और कहा, ये पहन कर आओ। और वो नाइटी लेकर वॉशरूम चली गई। मुंह हाथ धोया तो मेकअप धुल चुका था और इस वक्त जालीदार नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसका पूरा वजूद इस नाइटी में अया हो रहा था। फिर वो अपने खुले बालों की चुटिया बनाने लगी थी। तो मैंने इसे कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही छोड़ो, ये खुले बाल ही अच्छे लग रहे हैं। फिर इसका बाजू थोड़ा सख्ती से पकड़ा और इसे बेड पर ले गया। इस वक्त कमरे में गुप अंधेरा था। मैंने कहा, हाँ, अब तुम तैयार रहना, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। वो तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई थी और कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी से क्यों, इतना क्यों डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है, तुम अभी से इतना डर रही हो? जब तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी पूरी चीखें निकलेंगी। शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है। एक लड़की को मैं इसे डराना चाहता था, बजाय इसे एतमाद देने के मैं इसे शादी के रिश्ते से खौफजदा करना चाहता था, ताकि मदीहा नामी ये लड़की घर ही ना बसा सके और मैं अपने घर वालों पे ये साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना इनका गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जला के ही सोऊंगी। मैंने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे मदीहा, यूं तो नहीं होगा ना जानी, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी
कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होता है। शादी का बहुत शौक था, तुम्हें अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़ी जोर से इसकी कलाई पकड़ी, से अपने करीब किया। जैसे ही इसे अपने सीने से लगाए, इसे सीने के साथ जोर से भींचा, वो चिल्ला उठी। फौरन से मुझसे पीछे हट गई और लैंप भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे आप ही के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं इसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ वरना मैं सख्ती करूंगा। अभी मैं प्यार से सब कुछ कह रहा था, हालांकि मैंने इसे बड़ी सख्ती से खींचा था। वो फौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। इसने दरवाजा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि बहुत शौक था मेरी भाभी को शादी का, इनकी खुदगर्जी का इन्हें मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा। भाभी के साथ साथ मेरे अम्मा अब्बा के कमरे का भी दरवाजा खुला। मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगी, आप ही, मुझे आपके साथ सोना है। मदीहा के रोने से वो परेशान हो गई थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? मदीहा कहने लगी, मैं अवैस के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। भाभी इससे वजह पूछने लगी, लेकिन वो क्या वजह बताती। इसने बताया, कुछ नहीं। मदीहा तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाके बैठ गई। मेरी वालदा कहने लगी, अवैस इसे क्या हुआ? शादी के वक्त तो बहुत खुश थी। मैंने कहा, बहुत शौक था आपको छोटी लड़की से शादी कराने का, देख लें इसका बचपना। हाथ पकड़ा नहीं, वावेला मचा दिया, संभाले आप खुद इसे। ये कहकर मैं अपने कमरे में आके बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं सोता, मेरे भाई ने बड़े गुस्से से जोर से तकिया बेड पे फेंका और बैठ गए। मैंने पलट के इनकी तरफ देखा। कहने लगे, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे बीवी पे? मैंने कहा, मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या हाथ भी ना पकड़ता? मुझे क्या पता था वो तमाशा खड़ा कर देगी। वो कहने लगे, मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? अरे जब 17 साल की लड़की को दुल्हन बना के कमरे में भेजेंगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। वो तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। इसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम कि शादी की रात क्या होता है। रात आपकी नहीं, मेरी भी काली हुई है, इसलिए चुपचाप सो जाएं। ये कह के मैं सो गया। भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी, करवटों पर करवटें बदले जा रहे थे। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कहने लगा, तुझे नींद आ रही है? बुद्धू, बीवी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल में कहा, आपकी बेरुखी का यही जवाब होना चाहिए। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। लेकिन अब मजा आ रहा है ना, जब बीवी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, ये तो शुरुआत है, देखना इस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आके आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अपने माँ बाप की इस बात को झुठला के रखूंगा कि एक घर से 2 बहनें लानी ही नहीं चाहिए और अगली 7 नस्लों तक कोई भी ये गलती नहीं करेगा। अगली सुबह भाभी और मदीहा दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आई। अम्मी नाश्ता बना के रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब था, बार बार भाभी को देख रहे थे। वो नजरें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरा क्या कसूर है। मदीहा जब भी मुझे देखती तो मैं ये सब बोलने लगता। वो फौरन से घबरा के नजरें नीचे कर लेती। मैं चाहता था कि इसके दिल में अपना खौफ बरकरार रखूं ताकि वो मेरे करीब और कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बड़ा मुतमईन था कि अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वो भाभी के कमरे में ही रही और भाई पूरा दिन लॉन में चक्कर काटता रहा कि 2 घड़ी इनको भी भाभी का साथ नसीब हो जाए। लेकिन मैं बड़ा खुश था, बड़े मजे से अपने कमरे में रहा। फिर दिल किया तो दोस्तों में चला गया। शाम को वलीमे की दावत थी, वलीमा भी हो गया, लेकिन आज भाई गुस्से में बैठे थे। इन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। मदीहा मेरे पास बैठी थी। मैंने इसका बाजू पकड़ा और जोर से दबाया और इसके कान के करीब जाके कहा, बच्चू, कल तो बच गई थी, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो अब तुम्हें मेरे ही कमरे में है। और आज तो तुम वैसे बड़ी प्यारी लग रही हो, आज तो मैं वाकई तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। वो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। कल वाली बातें सारी इसकी एक रात में खत्म हो चुकी थी। वो बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने इसका हाथ छोड़ दिया। वलीमा भी अपने अख्ताम पर पहुंच गया। भाई ने भाभी को साफ कह दिया कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए मदीहा को समझा रही थी कि इस तरह से नहीं करते, लेकिन वो अपनी आपी के दोनों हाथ पकड़ के लाउंज में बैठी हुई थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना इसके कमरे में, मुझे इससे बहुत डर लगता है। भाई इसे समझाने लगे कि ऐसे कुछ नहीं होता, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहने लगी, आपको नहीं पता ना, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे आप अब्बा के घर भिजवा दें, मैं वहां रह लूंगी। देखो ये सब अब तो नहीं हो सकता। इस वक्त तो तुम्हें एतराज नहीं था, तुमने कहा था ठीक है, तुम्हें शादी पर कोई एतराज नहीं है। वो कहने लगी, मुझे क्या पता था कि ये होती है शादी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी वैसे कमरे में। भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे और वो बार बार नजरें चुराकर मदीहा से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। इसे समझा रही थी कि वैसे तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी का मुजाहिरा दिखाओ, क्या बचपना है मदीहा,
देखो इस तरह नहीं करते हैं। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी, नहीं ना आपी, मुझे घर भिजवा दे, मैं अपने कमरे में ही ठीक थी। दरवाजा खुला हुआ था लेकिन अंदर से ही सारा नजारा देख रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने इसे समझा बुझाकर अपने कमरे का रुख किया, लेकिन वो कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आएगी तो इसकी जान निकल जाएगी। ये देखकर मैं बड़ा मुतमईन था, लेकिन मैं ये सब नहीं जानता था वो इस कदर खौफजदा हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर इसने अलमारी खोली। इसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया। अलमारी में से अपना एक लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी, फिर आहिस्ता से अपना तकिया लिया और बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर लाउंज में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्जी है। अच्छा ये लाइट बंद कर दो और दरवाजा बंद करके जाना। ठीक है। वो फौरन संभल गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। ज्यादातर वक्त इसका भाभी के साथ गुजरता था या फिर मेरी अम्मी के साथ। वो इनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती रहती, हंसती रहती। लेकिन जैसे ही मैं आता मुझे देख के इसे जैसे सांप सूंघ जाता। भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वो महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस इसका एक ही काम था, मेरी अम्मा के साथ बैठ के बातें करना, हंसना, लतीफे सुनाना। अब्बा भी इसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते वो लाउंज के सोफे पर आराम से सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले बस कमरे में आके तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन गुजर गए थे। अब्बा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर भाई और भाभी जाएंगे। जब वो वापस आ जाएंगे फिर अवैस और मदीहा को भिजवा देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन मदीहा बड़ी उदास हो रही थी। वो कहने लगी, आप अकेली क्यों जा रही हैं? मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी। मुझे अवैस के साथ नहीं जाना, भाभी से समझाते हुए जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि वो भाई के कमरे में जाके सो जाती थी, लेकिन मुझे कुछ होने लगा। जाहिर है मेरी बीवी थी। शुरू शुरू में तो अब्बा और भाई की वजह से मैंने ये सब कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था वो कमरे में आए, मुझसे बातें करे। कुछ जज्बात थे जो अब तंग करने लगे थे, लेकिन जिस कदर मैं इसे खौफजदा कर चुका था वो तो मुझे देखते ही खौफ खाने लगती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे मदीहा से अपने रवैये की माफी मांग लेनी चाहिए और इसे अपने कमरे में लाना चाहिए। इसे वो प्यार और वो सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार है, और मैं भी कब तक इससे दूर रह सकता था। आखिर जो होना था वो तो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर हल्की सी दस्तक दी। जब मैंने कमरे की खिड़की खोली तो वो बेखबर बेड पे सोई हुई थी। इसके बालों की लटें हवा से इसके चेहरे पे बिखरी हुई थी, इसके हुस्न को और भी ज्यादा दुबाला कर रही थी। शायद मेरी ही नजर बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा बहुत हो चुका, मेरा गुस्सा तो कब का खत्म हो चुका था। मैं भी चाहता था मेरी जिंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए। भाभी को अभी 5 दिन हुए थे और मजीद 5 दिन बाद इनकी वापसी थी। फिर मुझे मदीहा के साथ जाना था। मैं चाहता था इससे पहले पहले मैं मदीहा के साथ दोस्ती कर लूं। मैंने धीरे से मदीहा को आवाज दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं इससे अंदर जा सकता, इसलिए मैंने शीशे को खटखटाया। ये भी डर था कि कहीं मेरी आवाज अम्मा अब्बा के कमरे में ना चली जाए। बामुश्किल ही इसने अपनी खुमार आलूद आंखें खोली। मुझे खिड़की के पास देख के वो मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना लिया तुमने, चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये सुनकर वो फिर से घबराने लगी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा, मदीहा अच्छा आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत नहीं करूंगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आओ। लेकिन वो नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं। मैं अपने कमरे में आके अपना जी जलाने लगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद मारी है। अब वो कमरे में खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद करके सोती थी। अलबत्ता खाना इसे मेज में मेरे पास बैठ के खाना पड़ता था। अम्मा अब्बा सामने बैठे होते थे। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती मैं इसके बराबर वाली कुर्सी पे बैठ जाता, वरना जब तक भाभी थी वो इनके साथ बैठती थी। मैंने इसे कहा कि मेरी प्लेट में सालन डाल दो। इसने सालन मेरे प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर इसके पैर के ऊपर रख दिया। वो बुरी तरह से चीखी कि सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी इस पर एक नजर डाली। वो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने भी पैर को गुस्से से दबाना शुरू कर दिया। अपना पैर का अंगूठा इसके पाँव से होता हुआ ऊपर की जानिब ले जाने लगा। वो अपना पाँव पीछे करती रही, मैं फिर इसके पाँव तक पहुंच जाता था। वो इस कदर नर्वस थी कि खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी। जब से भाभी गई हुई थी सारा काम इसी के सर पर आ गया था। अम्मा से पूछ पूछ के खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब लाउंज में थे वो किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में गया, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, गिलास में डाल के पानी पीने लगा। वो बर्तन धोने में मसरूफ थी। पानी पीने के बाद मैं इसके बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया और पीछे से इसे अपने हसार में ले लिया। वो बुरी तरह से उछली, पीछे पलट के देखा तो मैं इसके कंधे पे अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागती क्यों हो? शोहर हूँ तुम्हारा। कहने लगी, अवैस मुझे छोड़े। मैंने कहा, शराफत से आज कमरे में आ जाना, वैसे भी कल भाभी और भाई वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पे जाना ही पड़ेगा। वहाँ क्या करो
करोगी मदीहा? अगर आज तुम कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर मेरे साथ हनीमून भी जाना पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन के बदले लूंगा। तुमसे पता नहीं क्यों मैं इससे गलत बात करता था। मेरा ये कहना था कि वो चिल्लाने लगी, मैंने इसे छोड़ दिया। अम्मा अब्बा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे क्या हुआ? तो कहने लगी वो कॉकरोच। अम्मा कहने लगी कहाँ है? कहने लगी अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया मुझसे खुद को छुड़ाने के लिए इसने ये सब किया है। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी और भाई भी आ गए। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मोहतरमा थी कि मेरे ख्वाबों में ही नहीं चढ़ रही थी। सबके सोने के बाद वो लाउंज में तकिया रख के लेट गई थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया, इसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी मैंने नहीं जाना, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है चिल्लाओ, शौक से चिल्लाओ। ये कह के मैंने इसके मुंह पे हाथ रख दिया और जबरदस्ती से कमरे में ले गया। कमरे की लाइट बंद की और इसे बेड तक लाया ही था कि भाई का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो अम्मा का दरवाजा खटखटा रहे थे। अम्मा ने दरवाजा खोला तो वो कहने लगे भाभी की तबीयत बहुत खराब है, अम्मा आके देखें इसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे मदीहा को छोड़ना पड़ा। वो भी फौरन कमरे से बाहर निकल गई। भाभी को उल्टी लग रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने मदीहा से कहा जाओ नींबू पानी बना के लाओ। वो नींबू पानी बना के लाई, भाभी को पिलाया, फिर इसे डॉक्टर के पास लेके गए तो मालूम हुआ कि भाभी उम्मीद से हो चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। खुशी की खबर थी इसलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसलिए हमारा हनीमून कैंसिल हो चुका था क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी मदीहा पे पड़ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती थी, संभालती भी वही थी क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन घन चक्कर सी बन जाती थी। अब तो मुझे इस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी। फिर इस पर मेरा इसके साथ रवैया भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद ही इस पर अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर इसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन मैंने इससे कहा कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन कमरे में सो जाया करो। कुछ नहीं कहूंगा तो कहने लगी लाइट तो बंद नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं करूंगा लाइट बंद। इसके बाद से मैं किचन में इसके काम में मदद भी करवा देता था। एक दिन मैंने इससे कहा मदीहा मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं है। मैंने कहा क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वो कहने लगी वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा देखो अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना। इसलिए कहने लगी आप जोर से मुझे अपने साथ तो नहीं लगाएंगे? इस दिन मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी मेरे करीब तो नहीं आएंगे? मैंने कहा नहीं, करीब भी नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वो मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी, खुद बेतकल्लुफ भी हो जाती थी, हंसती भी थी। रात को जब सारे काम करके फारिग होती तो मैं इसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, इसे आइसक्रीम खिला के लाता। काफी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि जाने अनजाने में मैं इसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का अरसा भी गुजर गया। भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और मदीहा को भाई और भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों भी बहुत मुंतजिर थे कि देखो क्या होता है बेटा ये बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कहने लगी कि मिस्टर असलम आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? असलम भाई तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल गए। यही हाल मदीहा का भी था। कहने लगे डॉक्टर ये आप क्या कह रही हैं? आप बताएं ना मेरी बीवी को क्या हो सकता है? वो तो ठीक थी। तभी वो कहने लगी कि इसका बीपी शूट कर गया था, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। हम पर तो जैसे क़यामत टूट गई। मदीहा की, अम्मी की, सबकी बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूं फूट फूट के रोते देखा था। मैं खुद भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो कैसे गया। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा, दूसरी तरफ मदीहा को। ये खबर जब मैंने अब्बा को सुनाई तो वो भी परेशान हो गए। अम्मा अब्बा दोनों अस्पताल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के पास था क्योंकि मैं तो इन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। अम्मा आई तो मदीहा इनके गले लग के रोने लगी। ये खबर जब भाभी के मेके में गई तो इन पे भी क़यामत टूट पड़ी। वक्त था जो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो खुशियां खत्म होकर रह गई। भाभी के बेबी को मदीहा संभालने लगी। वो चुप चुप सी हो गई। इसका सारा बचपना, हंसना बोलना जैसे खत्म हो चुका था। भाई भी चुप चुप रहने लगे, बात ही नहीं करते थे। बात करते थे तो लगता था अभी रो पड़ेंगे। एक मैं ही था जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने गुजर गए। मुझे लगता जैसे मदीहा अपनी उम्र से काफी बड़ी हो चुकी है। रात को जब वो थकी हारी आकर बेड पर बैठती तो बेबी रोने लगता। वो भाई का बेटा था, वो इसे पकड़ के चुप करवाने लगी। अब तो मुझे इस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा ऐसा करो इसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। इसकी आंखें नींद से भारी होती रहती थीं। कहने लगी नहीं आपसे चुप नहीं होगा। मैंने कहा मैं इसको पकड़ूंगा, चुप हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन हमारी अपनी औलाद भी हो गई और भाई ने भी दूसरी शादी कर ली।